नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15 नुक्कड़ के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन एजुकेशन के इनिशिएटिव के तहत बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मंडे ट्यूसडे बीएससी सेकेंड ईयर और वेडनेसडे थर्सडे बीएससी फाइनल ईयर के लिए होता है। तो आज वेडनेसडे है, तो आज हम बीएससी फाइनल ईयर के उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमारी लास्ट वीडियो में था। हम कर रहे थे OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूनिट थर्ड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी को आगे हम करेंगे। हम देखिए कर रहे हैं OMC BSc पार्ट थर्ड के लिए, OMC BSc पार्ट थर्ड के लिए, और ये BSc इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट है। ध्यान रखना इस चीज़ को आपको। इससे पहले यहाँ पर हमने बात की है OMC क्या होता है, OMC की परिभाषाएं, OMC का वर्गीकरण, और उसके बाद हमने बात की थी अलग अलग प्रकार के OMC कंपाउंड्स के बारे में। जैसे लिथियम के OMC कंपाउंड्स के बारे में बात की, एल्युमिनियम के OMC कंपाउंड्स के बारे में बात की, और उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हुए अलग अलग प्रकार के और OMC कंपाउंड्स जो हैं उन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। मरकरी के OMC कंपाउंड्स वगैरह के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे टाइटेनियम के OMC कंपाउंड्स के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि टाइटेनियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सबसे मशहूर एक कंपाउंड, एक उत्प्रेरक जिसका नाम आपने बहुलकीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान सुना होगा, उसे कहा जाता है जिगलर-नट्टा उत्प्रेरक, जिसके लिए जिगलर और नट्टा इन दोनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसने जो पॉलीथीन इंडस्ट्री है, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, उसके अंदर एक नया रिवोल्यूशन ला दिया था, जिसमें कि हम सामान्य सी परिस्थितियों में, मतलब सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में एथीन को पॉलीएथीन में बदल सकते हैं। और वर्तमान में हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पर पॉलीएथीन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में हम इसका सामान्य जो हमारे काम है उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो किसी सामान को कैरी करने के लिए थैलियाँ हो, चाहे किसी सामान को पैक करने के लिए पैकिंग मटेरियल हो, और बाकी भी बहुत जगह पर पॉलीथीन का यूज़ हो रहा है। तो वो पॉलीथीन का निर्माण जो है उसको, उसके अंदर जो क्रांति लाने का काम किया है वो जिगलर-नट्टा उत्प्रेरक ने किया है। और जिगलर-नट्टा उत्प्रेरक क्या होता है? जिगलर-नट्टा उत्प्रेरक होता है टाइटेनियम का एक कंपाउंड। देखिए सबसे पहले कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे टाइटेनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को। इसके बाद में हम यहाँ पर पढ़ेंगे विल्किंसन उत्प्रेरक क्या होता है, विल्किंसन जो कैटलिस्ट है वो क्या होता है, और जिसेस लवण क्या होता है, जिसेस साल्ट क्या होता है। केवल आपको इनकी हल्की फुल्की स्ट्रक्चर याद रखनी है और इनके फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ये यही नहीं, कंपटीशन लेवल के एग्जाम के अंदर भी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन एग्जाम्स के अंदर भी इनके फार्मूला को एज इट इज पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटेनियम के OMC के बारे में। और टाइटेनियम का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण OMC है उसे कहा जाता है जिगलर-नट्टा उत्प्रेरक, जिगलर-नट्टा उत्प्रेरक या जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट। अब जिगलर-नट्टा उत्प्रेरक होता क्या है उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए ये है AlC2H5 की थ्राइस प्लस TiCl4। इन दोनों के मिश्रण को कंप्लीटली क्या कहा जाता है? जिगलर-नट्टा उत्प्रेरक कहा जाता है। तो दार्घातिक रसायन की बहुत बड़ी खोज है और इसके लिए जिगलर और नट्टा को 1963 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इतनी बड़ी खोज है ये ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, इसके लिए नोबेल प्राइज यहाँ पर दिया गया है। और हम यहाँ पर बात करेंगे अभी कि बहुलकीकरण किस प्रकार से करता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है एल्कीन के बहुलकीकरण में। दोबारा ध्यान से देखिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है एल्कीन के बहुलकीकरण में। एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कंपाउंड। जैसे अगर हमको एथीन से पॉलीएथीन का फॉर्मेशन करना है, पॉलीथीन जो नॉर्मली हम यूज करते हैं,
एथीन से पॉलीएथीन का यूज करना है तो उसके लिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हम इन उत्प्रेरकों का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, एल्कीन के बहुलकीकरण में, एल्कीन के बहुलकीकरण में मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन या पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन, बेसिकली एथीन के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये तो हो गया पहला इसका। इसके अलावा इसमें एक और कंपाउंड होता है, एक और इसका कंपाउंड यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वो होता है टाइनोसिन। वो कौन सा होता है, टाइनोसिन। टाइनोसिन क्या है, टाइनोसिन एक कंपाउंड होता है जो TiCl4 मतलब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और C5H5Na इसको बोलते हैं सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल। सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल इन दोनों का एक कंबाइंड यौगिक होता है जिसको क्या बोलते हैं, टाइनोसिन। और ये भी एक प्रकार का क्या है, ये है OMC कंपाउंड, मतलब ये है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ टाइटेनियम। तो अभी हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक की क्रियाविधि के बारे में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिगलर नाटा, हम बात कर रहे हैं जिगलर नाटा उत्प्रेरक, जिगलर नाटा उत्प्रेरक की मैकेनिज्म के बारे में, उसकी क्रियाविधि के बारे में। इसको बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास इस तरीके से ये उत्प्रेरक पाया जाता है, यहाँ इस तरीके से उत्प्रेरक पाया जाएगा, इस तरीके से। अब इसमें यहाँ पर ये लगा रहेगा जिगलर नाटा जो उत्प्रेरक है, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, देखिए बाकी इसकी जगह पर मेन यहाँ पर क्या पाया जाता है, बीच में यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर बीच में टाइटेनियम पाया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक बाकी जो जगह होती है यहाँ पर क्लोरीन पाया जाएगा, यहाँ पर भी क्लोरीन पाया जाएगा, यहाँ पर भी क्लोरीन पाया जाएगा और यहाँ पर भी क्लोरीन पाया जाएगा। यह TiCl4 की संरचना। अब TiCl4 की जो बाकी संरचना है, इसके अंदर इस तरीके से संरचनाएं पाई जाती हैं, इस तरीके से जालिकाकार संरचनाएं इस तरीके से पाई जाती हैं। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ये देखिए रिएक्शन करेगा, बड़े ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन करता है AlEt3। ET का मतलब होता है एथिल, तो एल्यूमिनियम जो ट्राईएथिल एल्यूमिनियम है इसके साथ ये संरचना करेगा। और ये संयुक्त रूप से, इसको ही क्या बोला जाता है, इसको ही संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। इसको ही संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहा जाता है। अब देखिए आगे किस तरीके से होगा, आगे मान लीजिए ऐसे है, ऐसे कंपाउंड है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक, ये 2 3 4 और यहाँ पर क्या है, टाइटेनियम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, Cl है, यहाँ पर भी क्या है, Cl है, यहाँ पर भी क्या है, Cl है, और बीच में ये जो हमने पहले बनाई थी, ये इसके बीच में ऐसे। ठीक है, अब ये जो At है ये जुड़ेगा कहाँ पर आके, ये सबसे पहले जुड़ता है इस जगह पर, इधर। At कहाँ जुड़ता है, देखिए इसको मैं अलग पेन से प्रदर्शित करता हूँ। ये कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ At जुड़ेगा इस जगह पर, यहाँ से At यहाँ पर आकर जुड़ गया और बाकी एल्यूमिनियम को बाहर ले गया वो AlCl3 के रूप में, क्योंकि ये इसकी क्या होती है, ये होती है इसकी सतह, सतही प्रकार का प्रेरक है, सतह कंपनी का। ठीक है, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इसको At को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं At को यहाँ से हटाकर अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ CH2CH3, तो ये भी क्या होती है, एथिल ही होती है। अब क्या होगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करेंगे, C2H4 के साथ में कर देंगे। और C2H4 देखो कहां पर जुड़ेगा, वो जुड़ता है इसके यहाँ, देखिए इधर। ठीक है, यहाँ पर टाइटेनियम है, यहाँ पर क्या है, टाइटेनियम 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, इस जगह पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड जुड़ा है CH2CH3, ये तो ऑलरेडी जुड़ा है। ठीक है, अब जो C2H4 है वो कहाँ पर जुड़ता है, इसके बीच में ये जगह है, ये इसके बीच में जो जगह है, C2H4 कहाँ पर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, किस रूप में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के रूप में, यहाँ पर जुड़ गया। अब आगे देखिए किसके अंदर बदलेगा, आगे बदलेगा
अगले कंपाउंड में इसको ध्यान से देखिए कैसे होगा वो। मान लीजिए इस तरीके का कंपाउंड है, थोड़ी छोटी स्ट्रक्चर इसकी बना रहा हूँ, यहाँ पर पूरी नहीं आ रही इस वजह से। तो ये किस तरीके से जुड़ेगा, मान लीजिए ऐसे है 1 2 3 और 4 और यहाँ पर बीच में क्या है टाइटेनियम, ठीक है। और यहाँ पर क्या है CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है। तो ये जो आया हुआ है ये बड़ा, ये वापस कहाँ जुड़ेगा, ये बड़ा कहाँ जुड़ेगा, देखिए इसको ध्यान से, ये जुड़ेगा यहाँ ऐसे, एक यहाँ जुड़ जाएगा CH2 के रूप में, ठीक है, और दूसरा इससे जुड़ जाएगा यहाँ CH2 के रूप में। तो ऐसे जुड़ गए, मतलब एक तरफ यहाँ से जुड़ गया, एक तरफ ऊपर, इस तरीके से इसने चेन स्ट्रक्चर बना, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यही, अगले स्टेप में क्या होगा, ये श्रृंखला को लंबी कर देगा, तो यही ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्या बनेगा CH2 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 CH3, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टाइटेनियम का टाइटेनियम 1 2 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। तो इस तरीके से लंबी श्रृंखला होती है। अब इसके साथ में और क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ में प्लस C2H4 और जुड़ जाएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस वापस होगा। तो जिगलर नाटा उत्प्रेरक द्वारा एथीन का बहुलकीकरण इस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर कोई एथीन नहीं है, सबसे पहले एक एथीन जुड़ा, उसके साथ में एक C2H4 जुड़ा, तो वो यहाँ पर जुड़ गया इस जगह पर, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर जुड़ेगा ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसने ये बॉन्ड यहाँ पर बना दिया। अगले स्टेप में क्या करेगा, ये यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऊपर इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और बॉन्ड का फॉर्मेशन करके किसका निर्माण करेगा, इस तरीके से एक जो लंबी श्रृंखला है उसका निर्माण कर देगा, और C2H4 जुड़ेगा, ये श्रृंखला और लंबी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर तो 2 कार्बन थे, 2 कार्बन के साथ 2 कार्बन और जुड़ गए, 4 कार्बन, 4 कार्बन के साथ अगर 2 और जुड़ेंगे, फिर 6 कार्बन, फिर 8 कार्बन, इस तरीके से प्रोसेस जो है आगे की तरफ चलता रहता है। इसको हमने यहाँ पर समझा। एक बार हम यहाँ पर इसको जो हमारा बुक है उसकी सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से होता है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए आपको ये बड़े ध्यान से देखना है और ये बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये TiCl4 है, ये क्या है TiCl4, ये इसकी सतह है, इसके ऊपर किसकी रिएक्शन होगी, Al3 की रिएक्शन होगी, तो Et मतलब एथिल कहाँ पर आ गया, इस जगह पर। अब ये एथिल इस तरीके से लिख दिया हमने। अब इसके साथ में C2H4 की रिएक्शन होगी, तो C2H4 कहाँ जुड़ गया, यहाँ पर इसकी सतह पर जुड़ गया। अब सतह पर जुड़ने के बाद में ये अपने बॉन्ड को खोलता है और कहाँ चला जाता है, देखिए यहाँ से ये, फिर ये और फिर ये, इस तरीके से ऊपर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से घूमेगा और घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। जैसे ऊपर चला गया तो क्या होगा, ये CH2 यहाँ आ गया, ये वाला CH2 नीचे, ये वाला CH2 कहाँ चला गया, ये रहा, ये वाला CH2 कहाँ चला गया, ये रहा, ये वाला CH2 ये, और ये CH3 बाहर। तो इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ गया। अब उसी प्रकार से और C2H4 आएगा, तो ये वाला जो CH2 है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला CH2 उसके नीचे आ जाएगा, और इस तरीके से श्रृंखला बढ़ती जाएगी। मतलब यहाँ पर कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, यहाँ पर भी कितने कार्बन थे, 2 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन होंगे, 4, और इसके बाद कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जिगलर नाटा उत्प्रेरक द्वारा एथीन का बहुलकीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, अभी हमने बात की थी कुछ ऐसे कंपाउंड्स की साइक्लोपेंटाडाइनाइल वाले, तो वो इस तरीके के होते हैं। ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल वाले कंपाउंड हैं। कौन से कंपाउंड हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल वाले यौगिक हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये यौगिक हमेशा किस रूप में पाए जाते हैं, ये यौगिक हमेशा द्विलक या डाइमर के रूप में पाए जाते हैं, द्विलक के रूप में पाए जाते हैं। देखिए कैसे, ये एक कंपाउंड है जिसमें ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये भी साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, टाइटेनियम के साथ में 2 CH3 जुड़े हुए। अब मान लीजिए CH3 की जगह पर नॉर्मल हाइड्रोजन होता, तब भी ये द्विलक बनता।
एक कंपाउंड तो ये है, ये वाला इतना, जिसके अंदर एक टाइटेनियम और एक हाइड्रोजन है। एक कंपाउंड है इधर वाला जिसके अंदर एक टाइटेनियम और एक हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल के जो कंपाउंड्स होते हैं वो किसके रूप में पाए जा रहे हैं? द्विलक या डाइमर के रूप में पाए जा रहे हैं। तो ये इसकी संरचना है, महत्वपूर्ण संरचना है, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, और स्ट्रक्चर्स इसकी किस तरीके से होंगी देखिए उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी तक हमने TiCl4 के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे कि ये अभिक्रियाएं किस प्रकार से करता है, अभिक्रियाएं किस प्रकार से करेगा। जिगलरनाटा उत्प्रेरक वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जिगलरनाटा उत्प्रेरक क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं TiCl4 की रिएक्शन किसके साथ में होगी। टाइटेनियम के एल्किल और एरिल यौगिक किस प्रकार से बनेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये है TiCl4 जिसको बोलते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे? CH3 के ट्वाइस डाइमेथिल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में, डाइमेथिल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में। ध्यान रखना है ये कोई जिगलरनाटा उत्प्रेरक नहीं है। जिगलरनाटा उत्प्रेरक के लिए TiCl4 और C2H5 की थ्राइस Al होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? एल्युमिनियम का एल्किल और क्लोराइड कंपाउंड है। यहाँ हम इसको ये क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं एल्युमिनियम का एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अब इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो सबसे पहले तो क्या बनेगा? CH3 Ti और Cl3 बनेगा। देखो ये CH3 है, उसके ऊपर ये Ti लगा हुआ है, Ti के साथ में क्या आ जाएगा? Cl3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ में और क्या बनेगा? CH3 बनेगा, Al बनेगा और Cl2 बनेगा। मतलब यहाँ से दो प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। एक कंपाउंड तो बनता है टाइटेनियम का OMC जिसके अंदर हैलाइड जुड़ा हुआ है, एक कंपाउंड बनता है एल्युमिनियम का OMC जिसके साथ हैलाइड जुड़ा हुआ है। ये ऑलरेडी यही था लेकिन इसमें से एक कम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें TiCl4 के बारे में, TiCl4 किस प्रकार से विक्रिया करता है। TiCl4 की रिएक्शन जब हम करवाते हैं मैथिल लिथियम से, मैथिल लिथियम से जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इससे क्या बनता है? अब बनता है टाइटेनियम का OMC कंपाउंड। वो किस तरीके से बनेगा? देखिए CH3 की 4 और Ti, CH3 की 4 और Ti और प्लस क्या निकल जाएगा? 4LiCl, 4LiCl। ये वो नहीं होता इसमें, लिथियम एक ही दर्शाता है। तो ये क्या बनता है? ये बनता है 4LiCl, ठीक है। तो ये कंपाउंड बनेगा सॉलिड कंडीशन में। तो इस तरीके से इसने बना लिया। अब हम ये जानते हैं ये वाला यौगिक जो है ये अत्यंत अस्थायी है। ये क्या है? अत्यंत अस्थायी प्रकार का होता है, मतलब हाईली अनस्टेबल टाइप का होता है। और ये स्थायी कब होता है? -20 डिग्री सेल्सियस से लोअर टेम्परेचर पर तो स्थायी होता है। जबकि कुछ ऐसे कंपाउंड ज्ञात हैं, जैसे अगर हम बात करें इसकी CH3 TiCl3 की, मतलब हम क्या करें? इसके अंदर CH3 तो है और उसके साथ में हेलोजन और जोड़ दें तो ये कहाँ तक स्थायी है? 10 डिग्री सेल्सियस तक। इसीलिए हम जो टाइटेनियम के एल्किल या एरिल होते हैं उनका निर्माण तो हो जाता है, लेकिन वो बहुत अस्थायी होने के कारण ज़्यादातर उनका प्रयोग नहीं करते। हम प्रयोग करते हैं टाइटेनियम के एल्किल हैलाइड्स का, मतलब टाइटेनियम भी जिनमें है, जिनमें एल्किल ग्रुप भी है और जिनमें हेलोजन भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला हम बात करेंगे धातु एथिनिलिक संकुल के बारे में। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है? हमने टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर ली। अगला हमारा टॉपिक है धातु एथिनिलिक, धातु एथिनिलिक कॉम्प्लेक्स या धातु एथिनिलिक संकुल के बारे में, जिसमें धातु और जो एथीन है उसके बीच में कंपाउंड पाया जाएगा। इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल होता है जीसेस लवण। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल होता है जीसेस लवण, जिसका फॉर्मूला क्या है? जिसका फॉर्मूला है PtC2H4 Cl3, PtC2H4 Cl3, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है? नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इसको बोलते हैं जीसेस लवण, ठीक है। स्थायी प्रकार के यौगिक हैं। जीसेस ने प्लेटिनम के टेट्राक्लोराइड के साथ में इसका निर्माण किया, इसीलिए एक यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, एक क्लोरीन अपना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब देखिए जो
ओरिजिनल ये यौगिक है वो किस प्रकार से बनता है, अब इसको बनाया कैसे जाता है, इसका जो वर्तमान में इसका जो संश्लेषण है वो कैसे किया जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये रहा, ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज को संतुलित करने के लिए कुछ ना कुछ तो धातु इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। तो इसका संश्लेषण देखिए वर्तमान में कैसे किया जाता है, उसके लिए हम क्या लेते हैं, K2PtCl4 लेते हैं, ठीक है। मतलब पोटेशियम और पोटेशियम का है ये कंपाउंड, पोटेशियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है PtCl4 में, ठीक है। प्लस इसके साथ में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट, इसका नाम होता है पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, CH2 के साथ में करवाएंगे, एथीन के साथ में, एथिलीन के साथ में करवाएंगे, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, देखो भाई सब कुछ जुड़ेगा इसके अंदर, एक क्लोरीन जो है वो बाहर निकल जाएगा KCl के रूप में, और बाकी सारा का सारा जुगाड़ जुड़ जाएगा Pt, और उसके बाद में क्या जुड़ेगा, C2H4 की थ्राइस Cl3, और आगे क्या निकल जाएगा KCl, ठीक है। तो KCl यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और ये कंपाउंड बन गया इसी तरीके का। ये होता है जीसेस लवण, मतलब जीसेस साल्ट का फार्मूला, और ये है पोटेशियम जीसेस लवण का फार्मूला, जिसके अंदर हमने इस नेगेटिव को संतुलित करने के लिए इस पोटेशियम को लिया है। ये इसके बनाने की विधि है यहाँ पर। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। किसकी स्ट्रक्चर है ये, जीसेस लवण की स्ट्रक्चर है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होगा प्लेटिनम, हमारे पास क्या होगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम के साथ में क्या जुड़ा रहेगा, प्लेटिनम के साथ में 3 तो जुड़े रहेंगे क्लोरीन, एक दर्शक से दूर की तरफ, और एक जो क्लोरीन होगा वो कहाँ होगा, दर्शक की तरफ होगा, ठीक है। मतलब एक जो इसका वैज होगा और एक कौन सा होगा, डैश होगा। एक क्लोरीन होगा यहाँ पर, एक क्लोरीन होगा इसके तल में, मतलब इसका जो ये मान लीजिए अगर ये प्लेटिनम है, मान लीजिए यहाँ पर प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम है, तो एक तो इसके पीछे होगा, ठीक है, ये पीछे की तरफ होगा, एक इसके आगे की तरफ होगा, एक इस तरीके से इसके प्लेन के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आगे एक इसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, आगे इसका बॉन्ड बना, किसके साथ बना भाई, इसका जो बॉन्ड है वो बनता है C के साथ और C के साथ, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा ये। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो होगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन तो होगा दर्शक से दूर की तरफ, ये वाला हाइड्रोजन भी कहाँ होगा, दर्शक से दूर की तरफ, जबकि जो दूसरा हाइड्रोजन होगा वो कहाँ होगा, दर्शक की तरफ, टुवार्ड्स व्यूअर, किसकी तरफ होगा, दर्शक की तरफ, टुवार्ड्स व्यूअर। तो ये कौन सा है, ये बन गया भाई H की स्ट्रक्चर, जीसेस लवण, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जीसेस लवण की स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर एक प्लेटिनम है, 3 क्लोरीन जुड़े रहेंगे, CH2, प्लेटिनम और क्लोरीन में भी इसी प्रकार से संबंध होता है, एक क्लोरीन सामने की तरफ, एक क्लोरीन पीछे की तरफ, एक क्लोरीन तल में। यहाँ पर भी क्या होता है, हाइड्रोजन एक आगे और एक पीछे, हाइड्रोजन एक आगे और एक पीछे, और C किसके अंदर होता है, तल में होता है। तो ये होता है जीसेस लवण की जो फॉर्मूला है उसका। अब हम आगे बढ़ते हैं एथिनिलिक संकुल के अंदर बंध की प्रकृति। अगला टॉपिक हमारा है एथेनॉलिक संकुल के अंदर बंध की प्रकृति, किस प्रकार का उसके अंदर बॉन्ड पाया जाता है, मतलब क्या उसमें बैक बॉन्डिंग होती है या नहीं होती। देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं एथिलीन संकुल में बंध की प्रकृति, बॉन्ड नेचर इन एथेनॉलिक कॉम्प्लेक्स। अब इसमें दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, इनमें सिग्मा भी पाया जाता है और पाई भी पाया जाता है। पाई पाया जाता है बैक बॉन्डिंग के कारण और सिग्मा पाया जाता है नॉर्मल बॉन्ड के, ठीक है। कैसे, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, मेटल, ठीक है। अब इस मेटल के अंदर इस तरीके से 4 इसके कक्षक होंगे, जो डी कक्षक होते हैं मेटल के, 4 कक्षक होंगे इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। अब
यहाँ पर जो है ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ये वाला। आगे वाला कौन सा है, ये है डबल बॉन्ड वाला, ये डबल बॉन्ड वाला है। डबल बॉन्ड के अंदर एक कार्बन है, इस कार्बन के यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ है, इस कार्बन के एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है। हम ये जानते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसका जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे कुछ इस प्रकार से होता है। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ से ये जो अपने इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ देगा, इस जगह पर अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इस खाली कक्षक के अंदर दे देगा। तो ये तो कौन सा बॉन्ड बन गया, ये तो बन गया सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पर इस कार्बन के पास में रिक्त कक्षक भी हैं, ये क्या है, इस कार्बन के पास में कौन से कक्षक हैं, इस कार्बन के ये जो कक्षक हैं, देखें यहाँ पर दे रखा है सिग्मा ऑक्साइड, जबकि एथिलीन अणु के रिक्त विपरीत बंधी जो कक्षक हैं यहाँ पर जो पाए जाएंगे एंटीबॉडी, एक तो ये वाला, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूँ जिससे कि इसके साथ में ये ओवरलैपिंग कर दें। एक तो ये वाला, एक तो यहाँ से ये वाला, ये वाला, ठीक है। एक यहाँ पर पाया जाएगा, ये कौन से हैं, एंटीबॉडी, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग है, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं देते। एक ये वाला और एक यहाँ पर ये वाला, ये पॉजिटिव, यहाँ पर इन्होंने क्या कर ली, ओवरलैपिंग कर ली। तो एक तो इसका कौन सा बॉन्ड होगा, ये तो बॉन्ड होगा उपसह संयोजक, उपसह संयोजक कौन सा है, वह बॉन्ड, ये भी इसी के कक्षक है। एक मिनट, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मेटल का कक्षक है, ये वाला मेटल का कक्षक है, मेटल का कक्षक है, मेटल का डी कक्षक है, रिक्त डी कक्षक, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर तो इस पाई कॉम्प्लेक्स ने अपने इलेक्ट्रॉन देकर और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर लिया, पाई बॉन्ड का। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कार्बन व मेटल के रिक्त कक्षक में सिग्मा बंध बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और कार्बन के ABMO तथा जो डी भरे हुए कक्षक हैं और तथा मेटल के भरे हुए डी कक्षकों में क्या होगा, पश्च आबंधन होगा, बैक बॉन्डिंग होगी। देखिए यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, बैक बॉन्डिंग की प्रोसेस होगी। ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ। तो यहाँ पर तो कौन सी चीज हो रही है, यहाँ पर हो रही है बैक बॉन्डिंग, मतलब पश्च आबंधन, और यहाँ पर कौन सा बंध बन रहा है, उपसह संयोजक। तो इसका मतलब एथिलीन संकुल में दोनों प्रकार के बंध की प्रकृति पाई जाती है। उसमें एक बॉन्ड तो पाया जाता है सिग्मा, जिसमें से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो धातु के रिक्त डी कक्षक के अंदर आते हैं, और एक बॉन्ड पाया जाता है पाई, जिसमें धातु के भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कार्बन के ABMO कक्षकों के अंदर जाएंगे। तो इस प्रकार से एथिलीन संकुल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार देखते हैं हमने आज किस किस के बारे में स्टडी की। सबसे पहले हमने बात की टाइटेनियम के कार्ब धातु की, कौन सा होता है, जिगलर नाटा प्रेरक होता है। जिगलर नाटा 1963 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था जिगलर और नाटा को। एल्कीन के बहुलकीकरण के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से इसके जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल होते हैं वो टाइनोसिन कहलाते हैं। नेक्स्ट जो हमने बात की थी वो बात की थी कि इसकी जो क्रियाविधि होती है वो किस प्रकार से होती है। उसके बाद में हमने साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंपाउंड्स के बारे में बात की। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंपाउंड जो है वो द्विलक के रूप में पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद हमने ये बात की कि जो टाइटेनियम के एल्किल कंपाउंड होते हैं ये बहुत अधिक अस्थायी होते हैं और -10 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्थायी होते हैं। अगर हमको स्थायी कंपाउंड की जरूरत है तो हम उसके लिए हैलोजन के जो यौगिक हैं जैसे CH3TiCl3, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड हैं या CH3TiCl, इस प्रकार के जो कंपाउंड हैं उनका उपयोग करते हैं। तो ये हमने इसके बारे में टाइटेनियम के यौगिकों के बारे में बात की। उसके बाद में हमने बात की थी धातु एथिलीन। धातु एथिलीन का मतलब होता है मेटल और किसके बीच में बॉन्ड होगा, मेटल और किसके बीच में बॉन्ड होगा, CH2 के बीच में बॉन्ड होगा, और ये उपसहसंयोजक प्रकार का बंध होगा। धातु और एथिलीन के बीच में किस प्रकार का संकुल बनेगा, उससे पहला कंपाउंड GCS लवण बनता है। GCS लवण बहुत सारी अभिक्रियाओं के अंदर काम करता है
और उसके बाद में हमने जो किया है वो नेक्स्ट हमने किया है कि इसके अंदर बॉन्ड किस प्रकार से होता है। बॉन्ड के लिए हम ये जानते हैं एथिलीन संकुल में दो प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। सिग्मा बॉन्ड क्यों बनता है? डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब मेटल के रिक्त कक्षक में जाते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब मेटल के भरे हुए कक्षक से इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ जाते हैं, कार्बन के विपरीत बंधी कक्षक में जाते हैं, तो पाई बॉन्ड बनता है। जब ऐसे प्रकार की प्रक्रिया होगी, विपरीत बंधी में जाने की प्रक्रिया होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? पश्च आबंधन या बैक बॉन्डिंग। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है बैक बॉन्डिंग या पश्च आबंधन। तो आज हमने बात की टाइटेनियम के संकुलों के बारे में, धातु एथेनेलिक संकुल के बारे में। कल हम बात करेंगे कि विल्किंसन प्रेरक क्या होता है। इसके अलावा कुछ और दो चार उत्प्रेरक इसके अंदर दे रखे हैं, उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होंगी और कार्बोनिल कंपाउंड किस प्रकार से काम करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन सबको देखते रहिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।